शास्त्री जी के निधन पर कई सारे तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले तो एक एंगल आता है सुभाष चंद्र बोस जी का। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है ना, वो शास्त्री जी को वहाँ पर मिले थे, वो शास्त्री से मिलने आए थे। और उसके बाद में चूंकि ये राज कभी किसी के सामने आ ना जाए, तो भारतीय पॉलिटिकल कुछ लीडर्स थे जिन लोगों ने इनकी हत्या करवा दी केजीबी के माध्यम से। पर ये बात उतनी शायद ठीक है या नहीं है, मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। अगर केजीबी हत्या करना चाहता शास्त्री जी का, तो वो केजीबी अपना देश, अपना शहर, अपना स्थान क्यों चुनता? हाँ, पर एक बात ये भी सोचने वाली है। वो क्या है कि जैसे यूएसएसआर के पास बहुत से बड़े बड़े शहर थे, जिनमें मॉस्को है, क्रेमलिन है, इनको क्यों नहीं चुना गया? इसके अलावा केवल ताशकंद को ही क्यों चुना गया, जबकि ताशकंद को इतना बड़ा शहर भी नहीं था। प्रधानमंत्री को जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं वहां पर थी भी नहीं मौजूद। जैसे जिस विला में प्रधानमंत्री महोदय हमारे रुके थे, उस विला में प्रधानमंत्री के रूम में ना कोई मोबाइल फोन था और ना इवन कोई रिंग भी नहीं था कि अगर वो किसी को बुलाना चाहें तो एक रिंग प्रेस करके वो किसी को आमंत्रित कर लें, बुला लें। अगर उनको कोई दिक्कत होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो ऐसा कुछ भी उपलब्ध वहां पर नहीं था। तो शहर से इतना दूर, मतलब मुख्य शहरों से इतना दूर अचानक मीटिंग रखने का क्या औचित्य था, ये इस वजह से केजीबी संदेह में आता है। पर केजीबी मुझे नहीं लगता कि इतना बेवकूफ होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ बुला करके किसी राजनीतिक व्यक्ति के कहने पर और उनका असैसिनेशन करवा दे। अंततः दोषी कौन ठहराया जाएगा, केजीबी, या दोषी कौन ठहराया जाएगा, यूएसएसआर? तो यूएसएसआर इतना भी मूर्ख नहीं हो सकते हैं जो कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दें। तो एंगल बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। तो जो पॉलिटिकल एंगल है ना, और जो सुभाष चंद्र बोस जी का एंगल है, हम इसको थोड़ी देर के लिए रूल आउट कर देते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मजबूत तथ्य सामने आते हैं वो तथ्य हैं CIA के या पाकिस्तान के। जो CIA और जो पाकिस्तान है ना, इनका जो रोल है ये संदेह के घेरे में आता है। देखो, पाकिस्तान भी ये जानता था कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स ना होते हुए भी भारत से युद्ध हार सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर भारत न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो भारत को हराना असंभव हो जाएगा, हम किसी भी कीमत पर इसको हरा नहीं पाएंगे। तो भारत को कभी भी न्यूक्लियर ना बना देना उनकी प्रायोरिटी में रहा होगा। साथ साथ यूएसए भी ये चाहता था कि भारत कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर जैसे ईरान पर सैंक्शन लगे, इस तरीके से भारत पर ही बहुत सारे सैंक्शन लगे थे। और एक दिक्कत और भी थी यूएसए को, अमेरिका को एक दिक्कत और भी थी भारत से। वो दिक्कत क्या थी? वो दिक्कत ये थी कि अमेरिका ही मानता था कि भारत का झुकाव जो है ना, वो यूएसएसआर की ओर ज़्यादा है। कारण था उसका, चूंकि हमने उनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो अडॉप्ट कर रखी थी, और समाजवाद की ओर हम ज़्यादा अग्रसर थे, उनकी विचारधारा से हम इन्फ्लुएंस थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना महत्वपूर्ण है। अगर हम शास्त्री जी की मृत्यु को केजीबी के नज़रिए से देखें तो क्या सामने आएगा? देखो, केजीबी के नज़रिए से देखें तो केजीबी शास्त्री जी को अगर खत्म करना चाहता तो वो अपना देश नहीं चुनता, शायद वो भारत को चुनता, क्योंकि भारत में उस समय पर सिक्योरिटी व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं थी जितनी बेहतर आज हुआ करती थी। तब ना तो रॉ का गठन हुआ था, ना एसपीजी का, और ना ही एनएसजी का। तो प्रधानमंत्री तक पहुंचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। ये शायद ज़्यादा आसान रास्ता होता, या भारत के बाहर आसान रास्ता होता मारना, बजाय अपने कंट्री में बुलाने के। पर हाँ, क्वेश्चंस तो केजीबी पर भी उठते हैं। क्वेश्चंस केजीबी पर क्यों उठते हैं, उसके कई सारे कारण हैं। एक तो प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम ना करवाना, शायद इसका ये वजह हो सकता है कि प्रधानमंत्री का अगर पोस्टमार्टम करवाते और वो पॉइजन पाए जाते तो सुरक्षा की चूक का जो जिम्मेदारी थी वो भी केजीबी पर आ जाती। एक ये महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। साथ ही साथ रसिया अपने यहाँ किसी मेहमान को इतनी सुरक्षा भी नहीं दे सका कि दूसरे देश से आकर के लोग उसको, देश के प्रधानमंत्री को मार करके चले गए तो रसिया की छवि यानी यूएसएसआर की छवि खराब हो जाती। शायद इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम या जो डॉक्यूमेंटेशन था वो उपलब्ध नहीं कराया था। बहुत सारे नाम आपको जानने होंगे, बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी। उससे पहले एक बात पर और हमें ध्यान देना होगा, क्या सारी की सारी जिम्मेदारी यूएसएसआर की थी या हमारा भी अपना कोई रोल था? हम अपने रोल की बात करें तो कि हमारे सुरक्षा क्या थी, हमारे जो सुरक्षा पर्सनल थे वो क्या कर रहे थे। यदि हम शास्त्री जी की बात करें तो शास्त्री जी पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे, तो जिससे ये बात साबित होती है, ये बात पता चलती है कि शायद शास्त्री जी की विचारधारा ज़्यादा अलाइन होती थी रशियंस के साथ में, ना कि यूएसए के साथ में।
दूसरी बात क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर वेपनरी को लेकर की हत्याएं हुई होंगी, तो यहाँ पर क्या नतीजे पर पहुंचेंगे हम। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो एक मीटिंग हो रही थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की। उस मीटिंग में एक स्टेटमेंट कमेंट किया था शास्त्री जी ने। वो कमेंट क्या था उसके बारे में मैं जरा आपको बता देता हूं। जब उनसे ही सवाल किया गया कि क्या भारत न्यूक्लियर वेपन बनाएगा या भारत न्यूक्लियर वेपन बना रहा है या भारत का न्यूक्लियर वेपन के बारे में क्या सोचना है, तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है ना वो केवल मानवता की भलाई के बारे में सोचता है और भारत ये चाहेगा कि न्यूक्लियर बनाने से बेहतर है कि न्यूक्लियर को ख़त्म कैसे किया जाए, यानी केवल पीसफुल यूज़ को लेकर के ही न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जाए। इसकी और किस तरीके से दुनिया बढ़े, इस तरफ सोचने की ज़रूरत है, ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाए जाने की तरफ सोचने की ज़रूरत है। परंतु कुछ समय बाद क्या हुआ कि अगर 1965 की वॉर हो गई, उस वॉर में शास्त्री जी ने यह महसूस किया कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या रोल है। डेटरेंस को लेकर के न्यूक्लियर वेपन बनाया जाना देश के लिए बेहद आवश्यक है। जब ये बात उनको समझ में आई तो उन्होंने जो होमी जहांगीर भाभा थे ना, उनको पर्सनली बुला करके ये बात कही थी, जिसके डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, कि आप कुछ ऐसा करिए जो कुछ खास हो, जो युद्ध का परिणाम बदलने की क्षमता रखता हो। अगर हम इसके थोड़ा और पहले जाएं तो नेहरू जी जो थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री, उनके पास एक्सेस थी होमी जहांगीर भाभा की बिना परमिशन के, बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए, क्योंकि वो बहुत बेहद करीबी थे नेहरू जी के। लेकिन अगर हम बात करें शास्त्री जी के पास, तो शास्त्री जी के पास उनको अपॉइंटमेंट लेकर के जाना होता था। मगर 1965 की वॉर ने सब कुछ बदल दिया था। उन चंद दिनों में बार बार मिलना होता था होमी जहांगीर भाभा का शास्त्री जी के साथ में, और शास्त्री जी जो थे उन्होंने सहमति भी दे दी थी इस बात को लेकर कि न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो देश की आवश्यकताओं में से एक है, डेटरेंस को लेकर के हम इसको बनाएंगे। हाँ, पर उन्होंने एक बात जरूर उसमें जोड़ रखी थी। वो क्या थी? उन्होंने उसमें ये ऐड किया था कि अगर आप इस पर फुल फोर्स से काम करिए, मतलब लगातार इस पर काम करते रहिए, पूरी ताकत से काम करो, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करो, लेकिन जब टेस्टिंग की बात आएगी तो आपको भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब सरकार की, कैबिनेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस बात का बहुत ज्यादा अंदेशा है कि शास्त्री जी चूंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने को लेकर के अग्री हो चुके थे, उसके अलावा जो हमारे होमी जहांगीर भाभा थे उन्होंने भारत से बाहर एक कमेंट किया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार चाहे तो मात्र 18 महीनों के अंतर्गत मैं देश के लिए इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता हूं जो अप्रत्याशित होंगे। मात्र 18 महीने के अंदर उन्होंने डेडलाइन भी दी थी इस बात की कि 18 महीने के अंदर हम इस तरह के जो वेपन्स हैं वो बना करके भारत सरकार को दे देंगे। यहां तक कि उन्होंने इसकी कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि मात्र 10 करोड़ रुपए के खर्च में हम भारत को 50 न्यूक्लियर वेपन्स बना करके इस तरह के दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होंगे, जो डेटरेंस का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा था अगर ये जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट को लेकर के इंडिया पर बहुत ज़्यादा बोझ दिख रहा था कि ये कॉस्ट कैसे, तो उन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी दिए थे कि ये कॉस्ट इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, और वैसे भी सुरक्षा सर्वोपरि होती है। तो इस तरह का डिस्कशन हुआ था, जिसको लेकर के भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो बहुत ज़्यादा चिंतित था कि यार इस तरह से तो भारत न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, और भारत वैसे भी अपनी क्षमताओं को दिखाना चाहता था, दर्शाना चाहता था। शास्त्री जी की हत्या में CIA का लिंक होना कोई असंभव बात नहीं है, पर कई सारे एंगल हैं। एक पाकिस्तान है, एक CIA का है, एक KGB का है, एक भारत की लोकल पॉलिटिक्स का है, इसके अलावा एक सुभाष चंद्र बोस से मिलने की वजह से हत्या हो जाना, एक ये भी एंगल सामने आता है। तो 4-5 अलग अलग एंगल हैं, जिनको जितना डीप आप स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें डूबते जाएंगे, और आपको लगेगा कि यार मैं क्या मिस्ट्री देख रहा हूँ, कोई मर्डर मिस्ट्री या कुछ वेब सीरीज आज के समय पर देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है कि अंत तक आपको यही क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में हुआ क्या था। पर ये जो था ये देश को लेकर, देश के लिए बहुत ही बुरा हुआ था। इसके बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बन गई। जो इंदिरा जी थी ना, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं या फिर प्रधानमंत्री के लिए आप नियुक्ति होने वाली आपकी होती है, क्योंकि चुनाव तो होता नहीं हमारे यहाँ, नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, जो विनिंग पार्टी का जो लीडर होता है, जो विनिंग पार्टी से अपना नेता मान लेती है। तो उन्होंने
होमी जहांगीर भाभा को एक प्रस्ताव दिया था। वो प्रस्ताव क्या था? उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि हम आपको अपनी कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं। और इस बात को लेकर के उन्होंने अपने जो मित्र हैं, सगे संबंधी थे, उनसे इस बारे में डिस्कस भी किया था होमी जहांगीर भाभा ने कि इंदिरा जी से मुझे एक प्रस्ताव आया है कि मैं उनके कैबिनेट में शामिल हो जाऊं, और मैंने उन्हें हाँ कर दिया है। और जो मेरे जूनियर है, मेनन करके कोई जूनियर थे इनके, तो उनको मैं अपने पद को उनको हैंड ओवर कर दूंगा, उन्हें सौंप दूंगा, और मैं जो है ना कैबिनेट मंत्री का पद जो है ना वो संभालूंगा। ये सारी की सारी बात उसमें सामने आती है। इंदिरा जी जो थी वो भी लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि नहीं, किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन तो हमें चाहिए ही होंगे। अगर आप और आगे जाकर के देखेंगे तो लगातार भारत का जो झुकाव था वो रशिया की ओर बढ़ता चला गया और पूंजीवादियों से दूर होता चला गया। उसका मूल कारण आपको यहां पर समझने को मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्री जी की हत्या अगर सीआईए ने करवाई थी, गवर्नमेंट को जानकारी इसकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि उस हत्या में कौन इन्वॉल्व था। क्योंकि आज हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं, हमारे पास इस तरह की एजेंसियां जो कहीं से भी कुछ भी खोद के निकाल सकती हैं, है ना। तो भारत सरकार को तो इस बात की डेफिनेटली जानकारी होगी कि उस इंसिडेंट्स में हाथ किसका था। शायद इसीलिए हम आज भी अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, हम वो नहीं है, या हम पूर्णतः किसी भी एक कंट्री के खेमे में नहीं है। ना हम रशिया के साथ एक खेमे में खड़े हैं और ना हम किसी भी वेस्टर्न ब्लॉक के खेमे में खड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में कभी पर्दा नहीं उठा। भारत को बहुत नुकसान हुआ। अगर ये हत्याएं ना होती तो मुझे लगता है कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पहले ही रेडी हो चुका होता। शायद 1966 में या 65 में या 67 में, मैक्सिमम 67 तक, 18 महीने की लीड अवधि की बात की थी उन्होंने, तो 67 तक शायद भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना वो रेडी हो गया होता। और उस समय पर पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था। जो गुलजारी लाल नंदा जी थे ना, उन्होंने एक फ़ोन कॉल में डिस्कशन के दौरान पाकिस्तान के जो अधिकारी थे उनसे ये बात बोल दी थी कि आपके यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के क्या हो रहा है, हमें इसकी सब जानकारी है। और जो जानकारी थी जो हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचाई गई थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का प्रयास कर रहा है, ये जो रॉ ने बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा की थी। तो अगर ये जानकारी शायद ना पहुँचाई गई होती या प्रधानमंत्री जी अचानक बातचीत में इस बात को ना बोल देते, तो शायद हम उनको न्यूक्लियर वेपन बनाने में कुछ और लंबे समय तक रोक सकते थे पाकिस्तान को। क्योंकि बात पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन बनाने की नहीं है कि जब आपको रोका गया तो आपको इशू हो रहा था, सीआईए ने रोका था और आप पाकिस्तान को रोकना चाहते हो। नहीं, पाकिस्तान इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ना तो रिस्पॉन्सिबल है और ना वहाँ पर स्टेबिलिटी है। कभी कोई सत्ता में आ जाता है, कभी कोई सत्ता में आ जाता है। आर्मी देश चला रही है या गवर्नमेंट चला रही है, लोग चला रहे हैं, मौलाना चला रहे हैं देश को, पता ही नहीं चलता वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अमेरिका की मदद के बावजूद भी पाकिस्तान हारा। मदद की कैसी बात, मदद मैं बताता हूँ किस तरह की। 1957 से लगातार अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सारी जो वेपनरी थी वो दे रहा था। उस वेपनरी की बात करें तो उसमें उन्नत किस्म के रडार थे, पैटर्न टैंक थे, पीनस गाजी था, आधुनिक तोप खाने थे, और बहुत सारा वेपनरी जो था वो लगातार पाकिस्तान भेजा जा रहा था अमेरिका की ओर से। क्योंकि अमेरिकन से मानते थे कि भारत जो है ना ये यूएसएसआर के खेमे में खड़ा है और हमारी नज़दीकियाँ, भारत की नज़दीकियाँ जो है ना ये रूस से ज़्यादा है। इस वजह से वो लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, वेपन्स के साथ में, डॉलर्स के साथ में, इकोनॉमी मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ये सारे वो लोग काम कर रहे थे। एक राइटर हैं जिनका मैं डिस्कशन पहले भी कर चुका हूँ, अनुज धर, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में लिखा गया था, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी आर्टिकल का नाम था, शीर्षक था। उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई थी। वो क्या है मैं जरा पढ़कर आपको सुना देता हूँ। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद पीएम जो थे उस विला में पहुंचे जो उन्हें रशियन मेजबानों द्वारा उपलब्ध कराया गया था। उस विला में कौन कौन मौजूद था उसकी जानकारी भी इस आर्टिकल में दी गई थी। उसमें जो हमारे राजदूत थे टीएन कॉल, उनका नौकर मौजूद था। जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका एक निजी रसोइया था जिसका नाम था रामदास, वो मौजूद था। और जो टीएन कॉल का रसोइया था उसका नाम था जान मोहम्मद। ये दो लोग मौजूद थे। कुछ रशियंस बटलर भी मौजूद थे। उसके अलावा जो भारत का स्टाफ प्रधानमंत्री के साथ गया था वो भी मौजूद था। उस रात का जो खाना था ना, वो प्रधानमंत्री के लिए टीएन कॉल का जो रसोइया था जान मोहम्मद, उसने तैयार किया था। और वही भोजन उन्होंने लगभग रात्रि में 11:30 बजे भोजन किया। और उसके बाद उन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय ने अपने स्टाफ से विदा ली और जाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। हाँ,
एक बात और भी, उससे पहले उन्होंने 1 गिलास दूध भी पिया था। तो 2 कयास लगाए जाते हैं कि या तो जो पॉइजन था वो दिया गया था उनको भोजन में, और या फिर उनको उस दूध में पॉइजन दिया गया था। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि भोजन करने और दूध पीने के लगभग 20 या 25 मिनट बाद तक प्रधानमंत्री से लोग बातचीत करते रहे, तब तक वो एकदम ठीक थे, स्वस्थ थे। पर कुछ समय के बाद, अगर इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कोट करी गई हैं, लगभग 1:25 पर शास्त्री जी तेजी से खांसते हुए अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने पास में एक जो स्टाफ का व्यक्ति सोया हुआ था उसे अपने निजी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। शास्त्री जी के कमरे में ना तो कोई मोबाइल था और ना ही कोई रिंग वगैरह थी, बेल भी वगैरह नहीं थी वहां पर जिसके जरिए वो अपने स्टाफ में से किसी को बुला सकते। तो वो खांसते हुए कमरे से बाहर आए और उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाने के लिए इशारा किया। उनके डॉक्टर का नाम था आर्यन चुग। रिपीट करता हूं, उनके डॉक्टर का नाम था आर्यन चुग, जो प्रधानमंत्री जी के निजी डॉक्टर थे उस समय पर। उन्होंने जब शास्त्री जी को उस अवस्था में देखा तो डॉक्टर जो थे काफ़ी एक्सपीरियंस थे, वो उनको देख करके ही बात समझ गए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि बाबूजी, आपने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी है, अब शायद इतना समय नहीं बचा है। शास्त्री जी ने राम का नाम लिया और दुनिया छोड़ दी। अब हम बात कर लेते हैं जो 2-3 कैरेक्टर सामने आए हैं, उनमें से एक था जान मोहम्मद। जान मोहम्मद का क्या हुआ, उसके अलावा जो रसियन बटलर थे उनका क्या हुआ, उसके अलावा जो डॉक्टर चुग थे ये मौजूद थे, इनका क्या हुआ। क्योंकि जब कमीशन बिठाला गया था तो उस कमीशन में इनको बुलाया जाना चाहिए था और इनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी। उसके अलावा कुछ और भी नाम हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब की। जो डॉक्टर चुग है ना, इनको 1977 में जो कमीशन बिठाया गया था, उस कमीशन में जब ये गवाही देने के लिए जा रहे थे तो इनको एक ट्रक ने टक्कर मार दिया था। उसी दौरान, उसी अवधि में इनको एक ट्रक ने टक्कर मार दिया था, जिसमें ये, इनकी पत्नी और इनका बेटा, ये तीनों मारे गए थे और इनकी जो बेटी थी वो अपंग हो गई थी। पहला व्यक्ति खत्म हो गया। अगर हम बात करें कि जो इनका निजी नौकर था जिसका नाम था रामदास, तो उसको भी एक कार ने टक्कर मारा था दिल्ली में, जिसमें उसके पैर काटने पड़े, साथ ही साथ वो जो उसकी याददाश्त थी, मेमोरी थी, वो भी डैमेज हो गई थी, याददाश्त उसकी चली गई थी। 2 लोगों का देहांत हो गया। अगर हम बात करें रसियन बटलर की, तो प्रधानमंत्री के निधन के तुरंत बाद रसियन फोर्सेस ने सारे के सारे रसियन बटलर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में क्या आया, आज तक पता नहीं चला। इसके अलावा जो जान मोहम्मद था वो फरार हो गया और आज तक पकड़ में नहीं आया कि गया कहाँ है। ये सारी की सारी जो जानकारियां है ना, ये आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपने पास से बता रहा हूँ या मेरा अपना सोचा या समझा हुआ हो। तो आप इन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो शास्त्री जी की मृत्यु जो है ना, वो बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है हम लोगों के लिए। भारतीय राजनीति गलियारे में क्या क्या हुआ है, इसका एक आपको छोटा सा आइडिया हो गया होगा कि राजनीति जो है ना वो किस हद तक जाती है, किस तरह से कंट्री जो है ना वो रन किए जाते हैं या कंट्री जो वो फंक्शन होते हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि शास्त्री जी की लाइफ, शास्त्री जी के बाद जो देश है उसने क्या स्थितियां देखी हैं, क्या हुआ है देश में, किस तरह से देश को, कंट्री को रन किया गया था, या कौन सा कंट्री हमारा मित्र हो सकता है, कौन सा कंट्री मित्र नहीं हो सकता है, या दुनिया में कोई मित्र जैसी चीज़ नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उसका रीज़न है क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं तो इससे मुझे ये पता चलता है कि क्या मैं काम जो कर रहा हूँ वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात, अगर आप कोई भी जानकारी लेते हैं और अपनी राय नहीं बना पाते हैं तो आपका जानकारी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो भी हो, जो भी आप सोचते हो प्रधानमंत्री के बारे में या जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में, या जो मैंने लेक्चर आपके लिए बनाया हुआ है इसके बारे में कि क्या इससे आपको कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। अगर आपको ऐसी कोई भी जानकारी या कुछ भी जो आपको शेयर करना है, बोलना है, कहना है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा।